वेलकम टू मनीषास बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। मेंडल के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है, मेंडल के बारे में हमने पढ़ा था कि मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कवर किया था, राइट। हमने बात की थी इन 1865 मेंडल ने क्या किया था, अपना इनहेरिटेंस का उसका जो वर्क था उन्होंने सबसे पहले पब्लिश किया था। क्या किया था? पब्लिश his work on inheritance, राइट। सबको पता है, हमने मेंडल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा कि उन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में बहुत कुछ बताया एंड 1865 में उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया था। बट उस टाइम पे जो उन्होंने काम किया था, इतना कुछ इनहेरिटेंस पे उन्होंने डिस्कवर किया था, उस टाइम पे उन्हें इतनी ज़्यादा फेमस पॉपुलैरिटी नहीं मिली, उनके काम को इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इसके पीछे कुछ कारण थे। क्या कारण थे? सबसे पहला कारण था कि जब मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था इन 1865, उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। उस टाइम पे किसी से भी कम्युनिकेट कर पाना इतना आसान नहीं था, यानी अपने वर्क को सब तक पहुंचाना इतना आसान नहीं था। सेकेंडली, उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप थे वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं थे, माइक्रोस्कोप इतने ज़्यादा नहीं थे, राइट। नेक्स्ट जो बात थी इनके काम में वो था बायोलॉजी में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का यूज़। मैथमेटिक एंड स्टैटिक का यूज़ जो इन्होंने अपने वर्क में किया वो अदर साइंटिस्ट के समझ में नहीं आया, अदर बायोलॉजिस्ट की समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से इनका जो वर्क था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कोई भी, राइट। तो इसके बाद क्या हुआ, टाइम निकलता गया, इनके काम को किसी ने नहीं देखा, राइट। इन 1900 तीन साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट, ठीक है, 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेवरिस, कोरन एंड टीस्चर मार्क। ठीक है, इन 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, जो ये मेंडल का वर्क था इनहेरिटेंस पर, इसको फिर से डिस्कवर किया। क्या किया इन्होंने रीडिस्कवर मेंडल्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस। ठीक है, जो मेंडल ने काम किया था, इन्होंने 1900 में इसको क्या किया, रीडिस्कवर किया। साथ ही क्या कर रहे थे, सेल में डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, अब इस टाइम पे देखो 1900 में क्या था, जो माइक्रोस्कोप थे वो एडवांस हो चुके थे। एडवांस माइक्रोस्कोप होने की वजह से इन्होंने क्या किया, सेल के अंदर न्यूक्लियस को स्टडी किया। ठीक है, सेल के अंदर जब ये न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल डिवीजन से पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, अपना नंबर डबल कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, सेल डिवीजन के टाइम पर एक दूसरे से सेग्रीगेट हो रहे थे, राइट। क्या था, दोबारा से समझते हैं। इन्होंने क्या किया, अंडर माइक्रोस्कोप सेल में न्यूक्लियस को बहुत ध्यान से स्टडी किया। न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थी जो क्या कर रही थी, सेल डिवीजन, मियोसिस, ठीक है, कौन सा, मियोसिस में डिवाइड होने से पहले, सेल के डिवीजन से पहले जो ये स्ट्रक्चर्स थी ये डबल हो रही थी और सेल डिवीजन के टाइम पर एक दूसरे से सेपरेट हो जा रही थी। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को इन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम। ठीक है, क्या था इसका नाम, क्रोमोसोम। ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर देखी थी ये क्या था, ये था क्रोमोसोम, राइट। नाउ आफ्टर दैट इन 1902 में 2 साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट जिनका नाम था, इसको रब कर देते हैं, 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था सिटन
बोवेरी, ठीक है, सिटन एंड बोवेरी, इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम के मूवमेंट्स को और ज्यादा स्टडी किया। क्या किया इन्होंने, मियोसिस के टाइम पे जो क्रोमोसोमल मूवमेंट था उसको और स्टडी किया, और इन्होंने वहां पे पाया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर था वो बिल्कुल पैरेलल था जीन के, ठीक है। क्या था, जो क्रोमोसोम का बिहेवियर था वो बिल्कुल पैरेलल था किसके, जीन्स के। एंड जो मेंडल ने अपना इनहेरिटेंस में बताया था बिल्कुल उसी तरीके से ये बिहेव कर रहा था, राइट। तो इन्होंने क्या किया, सटन ने क्या किया, ये सारे मेंडल और अपने क्रोमोसोम का जो उन्होंने वर्क देखा, इन सब को मिला के उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। क्या किया उन्होंने, क्रोमोसोम को स्टडी किया, इन्होंने देखा कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर था वो जीन्स और मेंडल के फैक्टर से बिल्कुल मेल खा रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। तो इन्होंने क्रोमोसोम और मेंडल के इनहेरिटेंस के वर्क को मिलाकर क्या दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया, ठीक है, राइट। इतनी बात समझ आ गई। अब बात करें कि उन्होंने क्या पैरेलल जो बिहेवियर थे क्या देखे थे माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, वो देखते हैं। पैरेललिज्म, क्या वो पैरेलल चीजें थी, समानताएं क्या थी जो उन्हें क्रोमोसोम जो इन्होंने क्रोमोसोम देखे, किसने, सटन ने, ठीक है। एंड जो मेंडल के फैक्टर थे, ठीक है, जिसे हम जीन भी बोलते हैं, ठीक है, किसने किए थे, ये मेंडल ने बताए थे, राइट। तो इनमें इन्होंने क्या समानताएं देखी, ठीक है। सबसे पहला देखो, इन्होंने क्या देखा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, अकर इन पेयर, राइट। और जो ये पेयर होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, हमने स्टडी किया है, इन्हें बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, यही बोलते हैं हम, ठीक है। क्रोमोसोम के पेयर को क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक इसी तरीके से क्या था, जो फैक्टर जीन थे वो क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, अकर इन पेयर, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, एलेल्स, राइट। पढ़ा है हमने एलेल्स के बारे में, ठीक है। नंबर सेकंड, क्या समानता थी इन दोनों में, कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये जो पेयर होते हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। ठीक इसी तरीके से एलएल भी क्या होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग होते हैं और गैमेट में चले जाते हैं, ठीक है, यानी सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, राइट। यहाँ पे भी बिल्कुल जो जीन थे उनका भी बिहेवियर बिल्कुल ऐसा ही था कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सेपरेट, सेपरेट पहले लिखना था, चलो कोई बात नहीं, सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, राइट। नंबर थर्ड जो समानता थी इनमें, पैरेललिज्म था, वो ये था कि ये क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। जिस तरीके से क्रोमोसोम क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, इसी तरीके से जो एलेल्स और जीन है वो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रांसफर फ्रॉम one generation to next generation, right। ठीक इसी तरीके से जो हमारे जीन थे ये भी क्या था, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, राइट। नंबर 4 जो समानता थी इनमें, पैरेललिज्म था,
वो ये था कि ये अपने में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं, चाहे वो क्रोमोसोम हो चाहे वो जीन हो, राइट। क्या है नंबर 4? शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगेन मेंडल ने भी क्या कहा था कि जो जीन्स होते हैं क्या शो करते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। क्या मतलब है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का? देखो हमने ना लास्ट लेक्चर्स में जब क्रॉस किए थे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं इसको। जब हमने लास्ट लेक्चर में क्रॉस बनाए थे, ठीक है, तो हमने कहा था अगर ये एक एलील है, ठीक है, हमने कैरेक्टर्स की बात की थी, ठीक है, क्या है ये जो हमारा एक कैरेक्टर का एलील है ये इसके साथ भी नेक्स्ट गैमेट्स में जा सकता है एंड कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, राइट। यानी कि जो कॉम्बिनेशन होगा ये भी हो सकता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये कैपिटल ए हमेशा स्मॉल बी के साथ ही जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ ही जाएगा, नहीं। ये क्या है? अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। ठीक इसी तरीके से क्रोमोसोम्स के साथ भी होता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो ये कैपिटल ए वाला क्रोमोसोम कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कैपिटल ए बनाया क्रोमोसोम कैपिटल बी, ठीक है, ये इसके साथ भी जा सकता है और ये स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है गैमेट में, ठीक है। तो इसी तरीके से क्रोमोसोम्स भी क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, राइट। तो ये कुछ पैरेललिज्म क्या थे शटन एंड बोवरी ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखे, ठीक है। आफ्टर दैट इतनी सारी बातों को देखने के बाद, इतनी सारी बातों को स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया? इन सब का एक कंक्लूजन निकाला। क्रोमोसोम और मेंडल के इनहेरिटेंस को मिला के इन्होंने क्या किया? एक कंक्लूजन निकाला जिसे इन्होंने कहा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था कि जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, जो गैमेट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये एक ब्रिज का काम करते हैं इनहेरिटेंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने का, ठीक है। क्या करते हैं? ये इनहेरिटेंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने में एक ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है, कनेक्टिव लिंक का काम करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से पहला पॉइंट हमारा क्या है? गैमेट सर्व एज ब्रिज बिटवीन टू जनरेशन, ठीक है, राइट। नंबर सेकंड पॉइंट आता है कि जो मेल गैमेट होते हैं, अगर ये मेल गैमेट है, ठीक है, और ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये दोनों ही गैमेट इनहेरिटेंस में, हेरिडिटी में इक्वल रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं इक्वल रोल प्ले? हमें पता है कि जो गैमेट्स होते हैं इनके पास जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है। क्या होता है? अगर ये पेरेंट से आए हैं, किसी पेरेंट से आए हैं और ये गैमेट है, तो इसके पास, पेरेंट के पास क्या है? 46 क्रोमोसोम है, तो इस गैमेट के पास क्या होगा? 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, मेल के पास। अगेन फीमेल के पास भी क्या होंगे? 23 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि 23 ही मेल के पास है और 23 ही फीमेल के पास है। ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हेरिडिटी में, राइट। नंबर थर्ड पॉइंट था कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, हमने फर्टिलाइजेशन को स्टडी किया था, ठीक है, कि ये हमारी एक एग सेल है, ओवम है, ठीक है। जब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ये स्पर्म है, ये ओवम है, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये जो स्पर्म है इसका पूरी बॉडी ना जाके सिर्फ न्यूक्लियस क्या करता है? इस ओवम में एंटर करता है और इस एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, ठीक है।
यानी कि जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म का सिर्फ क्या गया था, न्यूक्लियस गया था इस ओवम के अंदर। ठीक है, तो इससे इन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होती है। राइट, नंबर नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर इस क्रोमोसोम में कोई भी चेंज किया जाए, लाइक मैंने क्या किया, इस क्रोमोसोम को हाफ कट कर दिया, ठीक है, या फिर ये क्रोमोसोम है, इसमें क्या किया, कुछ एडिशनल ऐड कर दिया, यानी कि कुछ चीज डिलीट की या फिर ऐड की इस क्रोमोसोम पे। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम के साथ ऐसा करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली पूरा इस ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी बॉडी, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या करेगा, डिफरेंटली वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही था, एनी चेंज इन क्रोमोसोम लाइक डिलीशन और एडिशन इन क्रोमोसोम कॉज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। राइट, नंबर 4 पॉइंट था इनका कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, वो किसके थ्रू होता है, स्पेसिफिक क्रोमोसोम की हेल्प से होता है। हमें पता है कि जो ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है, मेल में प्रेजेंट होते हैं भाई XY क्रोमोसोम और फीमेल में प्रेजेंट होते हैं XX क्रोमोसोम, है ना। तो ये सेक्स क्रोमोसोम ही क्या करते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम ही डिसाइड करते हैं कि जो न्यू बॉर्न होगा या नेक्स्ट जनरेशन होगी, ऑफ स्प्रिंग होगी, वो मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन मोस्ट ऑफ एनिमल्स डन बाय स्पेसिफिक क्रोमोसोम। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे या फिर मेन पॉइंट्स थे, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के। राइट, तो ये है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की कि 1865 में क्या था, जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया, अपना काम इनहेरिटेंस पे पब्लिश किया था, बट उस टाइम पे उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिली। देन 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, डिवरेस, कॉरेंस एंड टेस्टमार्क। इन्होंने क्या किया, मेंडल के काम को फिर से रीडिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया जिन्हें बाद में क्रोमोसोम कहा। ठीक है, देन 1902 में 2 साइंटिस्ट थे, सटन बोवेरी। इन्होंने देखा, क्रोमोसोम को स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि जो क्रोमोसोम्स हैं एंड मेंडल के फैक्टर हैं, इन दोनों में बहुत समानता है। ठीक है, पैरेललिज्म है। ठीक है, वो क्या समानता थी, हमने स्टडी किया। देन इन्होंने इन सब को देखने के बाद कुछ कंक्लूजन्स दिए। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, इसके कुछ मेन पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। क्लियर है इतनी बात? आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। एंड अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।